सुप्रभात बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और चिन्ह परिपाटी के बारे में, गोली दर्पण के लिए U V तथा F में संबंध, आगे भी और तो देखा जाए उत्तल दर्पण के द्वारा पहली टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बिंब का बनना, अर्थात उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें आप देख लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे भैया? जिससे प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अर्थात जो दबा हुआ तल है उसकी तरफ कलई की जाती है, पेंट किया जाता है। इसमें इसके सामने एक वस्तु मैंने ले लिया, O डैश, और प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, जिसमें से आप 2 नियम का प्रयोग करते हैं हमेशा। ठीक है बाबू, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, जिनमें से आप 2 नियम का प्रयोग करते हैं। पहला नियम क्या था? यह सामने दिखाई दे रहा है। अर्थात वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो अवतल दर्पण में जाती हैं और उत्तल दर्पण में जाती हुई फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इधर देखिएगा, इस तरह से हो गया। और एक और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली पुनः उसी रास्ते में लौट आती। यह प्रतिबिंब बन गया I डैश। ध्यान दीजिएगा। अर्थात हम एक कह सकते हैं बाबू, ये दोनों कटान बिंदु, यही प्रतिबिंब बनता है। इस बात को मैंने अवतल में भली भांति से आप बता दिया है। लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण की सहायता से देखा जा रहा है। हमें क्या देखने को मिला? यह मिला कि जो भी वस्तु रखी गई थी उससे छोटा प्रतिबिंब बना है और सीधा बना है और दर्पण के पीछे बना है और आभासी बना है, डॉटेड लाइन। तो हमें यह निष्कर्ष निकलता है, या हम यह कह सकते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु को चाहे जिस स्थिति में, अर्थात जहाँ पर भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच सदैव बनता है। ठीक, ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं एक बार। उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए, उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे और कैसा? सीधा
कहाँ लगाते जाएंगे? आभासी, और कहाँ पर बनेगा? दर्पण कहिए या ध्रुव कह लीजिए, दर्पण और फोकस के बीच सदैव प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, एकदम। अवतल दर्पण में कई केस आपने देखा था, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए एक ही केस आपके। ठीक, चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने की, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, या ध्यान दीजिए आप। चिन्ह परिपाटी का मतलब कौन सा चिन्ह लेंगे, कब धन लेंगे, कब ऋण लेंगे, और यह निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। गणित वाले में, घंटा में आप यानी गणित वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अर्थात दर्पण के प्रतिबिंब, अर्थात दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वस्तु का, वह किस स्थिति में प्राप्त होता है, छोटा या बड़ा या आभासी या उसके पास या उसके दूर, ठीक है ना, धन दिशा में कि ऋण दिशा में, ये सब स्थितियां ज्ञात करने के लिए हमें इन कई विधियां हैं, जिसमें से एक विधि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता ली जाती है, जो सरल और उपयुक्त मानी जाती है। तो इस विधि में आप यह देखते हैं, यही दर्पण होता है, यह एक्स अक्ष होता है और यह एक्स डैश, और यह वाई अक्ष होता है, यह वाई डैश, और यहीं पर इसका ध्रुव, जहाँ इसका मूल बिंदु होता है अक्ष का, आप तो जानते होंगे, ओ मूल बिंदु होता है, ओ। तो यहीं पर दर्पण का ध्रुव माना जाता है। क्या बाबू? दर्पण का ध्रुव माना जाता है। और देखिए इसकी क्या नियम होते हैं। प्रकाश किरण इस दर्पण पर, ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हमेशा बाएं दिशा से डाले जाते हैं। प्रकाश किरण दर्पण पर हमेशा बाएं दिशा से डाले जाते हैं। और यह ध्रुव जो है, दर्पण का ध्रुव से दाहिने नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और ध्रुव से बाएं दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अर्थात यहाँ से हम इधर नापेंगे दूरी तो वह धन माना जाएगा, और इसके ध्रुव से बाएं इस दिशा में नापेंगे दूरी तो क्या माना जाएगा? ऋण माना जाता है। ऊपर दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धन होती हैं। और नीचे दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋण प्राप्त होती हैं। और समस्त दूरी जो होती है इस दर्पण के ध्रुव से ही, अर्थात इस अक्ष के मूल बिंदु से ही नापी जाती हैं और अक्षों के समांतर। ठीक है ना? हमने बताया दर्पण का ध्रुव कहाँ पर? मूल बिंदु पर लिया जाता है। और इस ध्रुव से गुजरने वाली जो यह समांतर अक्ष होते हैं उसको एक्स अक्ष, और यह लंबवत जो होता है वाई अक्ष होता है, और यही दर्पण का मुख्य अक्ष भी कहलाता है। प्रतिबिंब तथा वस्तु की यह ऊपर दिशा में
मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी होती है वह धनात्मक, और नीचे दिशा में जो दूरी होती है वह दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। देखिएगा बाबू, यह यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी अर्थात यह P होगा, फोकस कहाँ पर होगा, इधर होगा फोकस, ऐसे ही ना बोला होता है, यह C होगा। तो यह F है तो यह P से यानी ध्रुव से यह फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। किसी दर्पण के ध्रुव से और फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से किस दिशा में जा रहे हैं, धन दिशा में, तो इसीलिए कहा जाता है यह दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और जब आपका दर्पण अवतल हो जाएगा, अवतल, तो यह आपका इधर हो जाता है, तो इधर चलते हैं, इस दिशा में दूरी नापते हैं, तो यह दूरी क्या हो गई, ऋण हो गई। इसलिए यह निष्कर्ष निकला कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होती है। और यही है आपका दूरियां नापने का निर्देशांक ज्यामिति। सब कुछ हमने बता दिया आपको, कोई शंका इसमें नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग हम देखते हैं। गोली दर्पण के लिए U V F में संबंध, गोली दर्पण के लिए U V तथा F में संबंध, रिलेशन बिटवीन U V एंड F। आखिरी U V क्या है बाबू, देख लिया गया। U और V जो आपके हैं, यह दर्पण आपका, यही दर्पण ले लो आप, अवतल ही बना लेता हूं। अवतल दर्पण को ही मैंने बना दिया। O डैश बाबू, यह ए हो गया, ठीक है, ये आप से गुजार लीजिए, इधर बन गया आई डैश। यह ध्रुव होता है, यह ए हो गया, M1 M2 होता है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ बी पर काट लिया मान लो। दो नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब इस दर्पण से टकरा करके वापस आ जाना। कहाँ से, इस फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से, और जो फोकस से किरण जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर काटेंगी वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश प्राप्त हुआ। कैसा मिला, वस्तु से छोटा है, उल्टा है, और क्या है, वास्तविक, क्या है, वास्तविक है। तो U V और F क्या है, इनके बारे में देख लो आप। U जो है यह दूरी है, किसकी, वस्तु की, कहाँ से, इस दर्पण के ध्रुव से। देखिएगा यह दूरी है, दर्पण का ध्रुव से इस वस्तु की दूरी है U, यही U है। और V जो होता है
वह प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण के ध्रुव से, अर्थात यही ध्रुव से आपका किसकी दूरी है बाबू, प्रतिबिंब की। इसको छोटा कर लो, प्रतिबिंब यह है, यहाँ से यह भी है, और यह दूरी है आपकी फोकस की, फोकस की यफ दूरी होती है। कहाँ से, फोकस से ध्रुव तक की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ। आप जान गए होंगे यू भी और एफ क्या हैं। यू जो है दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कहलाती है, और भी इसमें जो है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, और एफ जो है दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी है। इन्हीं के बीच संबंध। तो हालांकि आपको इस सिलेबस में अर्थात कक्षा 10 में इस सूत्र की उत्पत्ति या निष्पत्ति नहीं करनी है, सिर्फ संबंध ही बता देना है। तो इनके बीच संबंध आपका होता है, संबंध यह होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। यह सूत्र होता है। इनके बीच संबंध के लिए लिखना आ जाए तो आप लिख दो बिंदास, ऐसे फिगर बना करके। वही एक वस्तु ओ डैश से यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य उसके समांतर, ठीक है। जैसे जैसे क्रिया आप किए हैं वैसे वैसे लिख दीजिए। और अंत में अतः यू भी और एफ में संबंध दर्पण के लिए 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। यह आपने देखा किसके लिए बाबू, अवतल के लिए। उत्तल के लिए भी यही होता है, उत्तल के लिए भी यही सूत्र होता है। उनके बीच संबंध यही होते हैं, अलग नहीं, एकदम दोनों दर्पण के लिए एक ही सूत्र होता है। आगे हम देखते हैं संयुग्मी फोकस दूरी। संयुग्मी फोकस दूरी क्या होती है, कॉन्जुगेट फोसाई। देखिए संयुग्मी फोकस दूरी होती है आपका किसी दर्पण में, इस तरह से फिगर था, मैं इसी पर काम कर रहा हूं। देखिएगा आई डैश संयुग्मी फोकस दूरी, दो बिंदुओं, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस दूरी नहीं, सिर्फ संयुग्मी फोकस, सॉरी क्या बाबू, संयुग्मी फोकस, युग्मी फोकस। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। एक बिंदु पर रखा प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, और दूसरे बिंदु पर रखा जो है वस्तु वह पहले बिंदु पर प्राप्त हो जाए, तो ये दोनों बिंदु आपस में क्या कहलाएंगे, संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। अर्थात फिर से उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु कहा जाता है, जिसमें एक बिंदु पर रखा हुआ प्रतिबिंब, सारी वस्तु, एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो, और दूसरे बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त हो, तो ये दोनों बिंदु आपस में क्या कहलाएंगे, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो हम वस्तु रखे हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ, और यहाँ पर यदि वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे। ठीक है ना, या संयुग्मी फोकस कहलाएंगे, संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस। आगे पते की बात आप जानिए कि संयुग्मी बिंदु सिर्फ अवतल दर्पण में ही होते हैं। संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही होते, उत्तल दर्पण में नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है, इधर जो वस्तु रखी जाती है इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ प्राप्त होता है ना प्रतिबिंब।
तो भाई यहाँ आपने वस्तु रखा, प्रतिबिंब यहाँ मिल गया, और जब वस्तु यहाँ रखेंगे तब प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होगा, तभी ये दोनों बिंदु संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो प्रकाश की किरण इस दर्पण के पार जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इधर पेंट किया गया है। जब पार जाएगी नहीं तो इसका क्या, प्रतिबिंब आपका बन ही नहीं सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही होता है, उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होता है, संभव नहीं है। ठीक है बाबू। अगली टॉपिक आप देखेंगे, दर्पणों की पहचान करना। कैसे आप दर्पण की पहचान करते हैं? दर्पणों की पहचान करना, दर्पणों की पहचान करना। पहचान करना, दर्पणों की पहचान करने के लिए दो तरीके हैं, एक स्पर्श करके और दूसरा, हाँ तो मैंने आपको बताया कि पहला प्रकार क्या है दर्पण का, स्पर्श करके, और दूसरा प्रकार है प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके और दूसरा प्रकार प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर ये दर्पण की पहचान करते हैं। कौन सा दर्पण है? स्पर्श करने का मतलब आप एक समतल स्मूथली एक लकड़ी का पैमाना ले लिया जाए, जैसे आप स्केल ले लो। अगर यहाँ पर दर्पण आपका है, उस दर्पण के ऊपर रखिए, अगर वह स्केल उस दर्पण को प्रत्येक जगह स्पर्श करता है तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। अगर वह स्केल उस दर्पण को, देखिए सपोज दैट इस तरह से दर्पण बना है, उस दर्पण को किनारों पर, देखिए यहाँ पर स्केल रखेंगे आप, किनारों पर स्पर्श करता है, बीच में नहीं स्पर्श कर रहा है, तो वह दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। अगर स्केल आप रख दिए हैं इसके ऊपर, अगर वह बीच में स्पर्श कर रहा है, किनारों पर नहीं कर रहा है, तो यह दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है ना, आप स्पर्श करके बता सकते हैं। और प्रतिबिंब देखकर कैसे बनाएंगे, बताएंगे कि यह कौन सा दर्पण है। अगर दर्पण के सामने बना हुआ प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में क्या है, वस्तु के बराबर ही प्राप्त हो रहा है, तो वह प्रतिबिंब वह दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होता है। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा? सीधा। और उस वस्तु को दूर रखने पर यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा भाई? छोटा या बड़ा और उल्टा प्राप्त हो रहा है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। और यदि प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में कैसा? आभासी और वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है और कैसा? सीधा प्राप्त हो रहा है, तो वह दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो ये दो तरीके हैं आपके दर्पण की पहचान करने के लिए। आगे हम देखेंगे दर्पण के उपयोग। दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ मिरर। दर्पण के उपयोग में आप देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग में नंबर 1 आपका होता है, ये अवतल दर्पण का जो बड़ा द्वारक होता है, बड़ा, वह आपके दाढ़ी बनाने के काम में आता है। दूसरा पॉइंट, डार्कर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, कान, नाक, गला का इलाज करते हैं। और अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजन, स्टीमरों के सर्च लाइट में इसका प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है?
अवतल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। और दूसरा पॉइंट, सर उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर? ड्राइवर जो 4 व्हीलर या कोई भी ड्राइवर हो उनके बगल में पीछे वाले वाहन को देखने में उपयोग होता है उसका। तो ये है आपका दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लिए, जान लिए। आगे मिलेंगे तो हम लोग यानी कि प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ लिया, अब अपवर्तन का चैप्टर लेकर आगे मिलेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।